हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है क्लास 12 बायोलॉजी के एक और नए वीडियो में। इससे पहले हम अलैंगिक जनन पूरा डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने अलैंगिक जनन के वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको आप ज़रूर देखना। सभी वीडियो आपको टॉपिक वाइज चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका हो जाता है चैप्टर का, क्योंकि लैंगिक जनन से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसको ज़रूर से आपको कंप्लीट करना है और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा प्रॉपर नोट की सहायता से। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा आपसे परिभाषा, यानी कि लैंगिक जनन की परिभाषा क्या है ये आपसे पूछी जाएगी, या फिर आपसे लैंगिक जनन के बारे में डिटेल में पूछ सकते हैं तो डिटेल में भी आप लिख सकते हैं। यदि परिभाषा पूछे तो आपको क्या लिखना है। देखिए, हम पिछले वीडियो में लैंगिक जनन क्या है ये हम देख ही चुके थे, तो अब हम थोड़ी परिभाषा इसकी देख लेते हैं। देखिए, जब दो लैंगिक कोशिकाओं के संयुग्मन या संयोजन से युग्मनज का निर्माण होता है तब इसे लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, दो लैंगिक कोशिकाएं क्या है, बेसिकली एक मेल गैमीट होगा, एक फीमेल गैमीट होगा। अब वो आपस में मिलेंगे, ठीक है, यानी संयोजन उनका होगा, वो जुड़ेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप युग्मन यानी जाइगोट बनेगा। जाइगोट का निर्माण होगा, उसके बाद फर्दर प्रोसेस होगा, जिसके बाद नए जीव का निर्माण होगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। देखिए, परिभाषा पूछे तो इतना आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में, 2 अंक में प्रश्न आता है, लैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। ठीक है, उसके बाद यदि आपसे थोड़ा डिटेल में पूछे, 3 नंबर में पूछे, 5 नंबर में पूछे, तो और भी लिखना पड़ेगा आपको। देखिए, जनन की लैंगिक विधि में एक या दो जीव, देखिए यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, बिल्कुल मत भूलना। एक या दो जीव क्यों लिखा हुआ है। देखिए, लैंगिक जनन में होता क्या है, देखिए हमने देखा था अलैंगिक जनन में हम देख रहे थे कि उसमें केवल एक ही जीव जो है नई संतति का निर्माण कर रहा था। ठीक है, और उसमें जो है युग्मक नहीं बन रहे थे। लेकिन इसमें क्या है, एक जीव दोनों युग्मकों को बना सकता है, यानी कि नर और मादा दोनों प्रकार के युग्मक को बना सकता है, या दोनों जीव या जो विपरीत लिंग वाले हैं, जैसे मादा हो गया, नर हो गया, वो अलग अलग गैमीट बनाएंगे, या एक बनाएगा। तो मतलब जैसे हमने देखा है कई प्रकार के जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, यानी कि उनमें उसी में मादा भी होगा, उसी में नर भी होगा, उसमें वो गैमीट भी बना लेंगे दोनों, और उनमें रिप्रोडक्शन होगा, और वो सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक जीव भी लैंगिक जनन को कर सकता है और दो जीव भी कर सकते हैं। ज़्यादातर दो जीव करते हैं, तो यहाँ पर हमें दो जीव को लेकर ही पढ़ना है। ठीक है, दो जीव जो विपरीत लिंग वाले हों द्वारा नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है, नर का और मादा युग्मकों का निर्माण होगा। उसके बाद क्या हो गया, ये आपस में मिल जाएंगे तो जाइगोट बनेगा, जिससे आगे चलकर नए जीव का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इसको समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं लैंगिक जनन अलैंगिक जनन की तुलना में एक विस्तृत, जटिल और धीमी प्रक्रिया है। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, लैंगिक जनन जो है वो अलैंगिक जनन की तुलना में एक विस्तृत है, यानी कि बहुत बड़ी मतलब प्रक्रिया है, जटिल है, कठिन है और धीमी है, मतलब इसमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अलैंगिक जनन में क्या है, वो सरल प्रक्रिया है, बहुत ही जल्दी वो संपन्न हो जाती है। तो इसको आप ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए, लैंगिक जनन जो होता है, इसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वो अपने जनकों के समान नहीं होती, यानी कि आइडेंटिकल नहीं होती, समरूप नहीं होती, ना ही आपस में समान। जैसे आपने देखा होगा कि जो जीव उत्पन्न होते हैं वो आपस में भी भिन्न होते हैं लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप, और जनक से तो भिन्न होंगे ही। ठीक है, लेकिन उसमें हम देख रहे थे बिल्कुल एक जैसे थे, जनक के समान भी थे और आपस में भी समान थे अलैंगिक जनन में। लेकिन लैंगिक जनन में ठीक उसके विपरीत होगा। ठीक है, तो ये लाइन भी आपको याद रखनी है। लैंगिक जनन में इतना आप याद रखिए, इतना आप लिखेंगे, आपसे 5 नंबर में पूछा जाएगा तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, और 3 नंबर पूछे तो भी पूरे मिलेंगे। परिभाषा पूछे तो ऊपर का आप इतना लिख देना। ठीक है, तो इतना आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, एनसीईआरटी में जीवन की अवस्थाएं, यानी जीवन अवधि की अवस्थाएं, हमने देखा था जीवन अवधि क्या होती है। तो जीवन अवधि में कुछ अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। किशोर अवस्था होती है, जनन अवस्था, और एक होती है वृद्ध अवस्था, जिसे हम जीर्ण अवस्था भी बोलते हैं। ये 3 अवस्थाएं होती हैं, इनको आपको पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं तीनों अवस्थाएं लिखी हुई हैं।
इन अवस्थाओं के बारे में एनसीईआरटी में बताया गया है। किशोर अवस्था के समय पर, जनन अवस्था के समय पर और जीर्ण प्रवस्था या अवस्था एक ही चीज़ है, इस समय पर जीव में क्या क्या परिवर्तन होते हैं ये सब उसमें बताया गया है। और जनन प्रवस्था जो रिप्रोडक्टिव फेज होती है वो एक ऐसी फेज है जिसके अंतर्गत मतलब जिस फेज में आकर जो जीव है वो जनन के लायक बनता है, योग्य बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। किशोर प्रवस्था, जनन प्रवस्था, जीर्ण प्रवस्था, ये 3 अवस्थाएं होती हैं। इनको हम थोड़ा देख लेते हैं, इनकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं और इनके उदाहरण भी थोड़ी हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए किशोर प्रवस्था, यहाँ पर देखिए सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुंचते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है ये। इसके पश्चात ही लैंगिक जनन कर सकते हैं। वृद्धि का यह काल किशोर प्रवस्था या अवस्था कहलाता है। देखिए आपने देखा है जब कोई जीव जन्म लेता है तो जब वो जन्म लेता है तो शिशु अवस्था मतलब शिशु होता है वो, उसके कुछ सालों तक उसमें वृद्धि होती है, उसमें परिपक्वता आती है, उसमें जो उसके अंग होते हैं शरीर के जो वो डेवलप होते हैं, उनमें विकास होता है। उसके बाद उसमें लैंगिक परिपक्वता आती है। लैंगिक परिपक्वता द्वितीय जो लैंगिक लक्षण है वो डेवलप होने लगते हैं। मेल की बात करें तो उसमें क्या होता है, जो मेल होता है उसमें वृषण जो होते हैं वो डेवलप होने लगते हैं ह्यूमन के अंदर, और फीमेल में जो स्तन ग्रंथि है उनका डेवलपमेंट होने लगता है, और भी डेवलपमेंट हैं वो होने लगते हैं। उसके बाद वो जनन करने के सक्षम बनते हैं। तो किशोर प्रवस्था में क्या होता है कि इस तक वृद्धि कर लेता है वो। ठीक है, मतलब जैसे कि आपने देखा हो 10-12 साल होती है एक अवस्था, उस अवस्था तक जो मनुष्य है उसमें क्या होता है कि आपका जो मनुष्य है वो जनन करने के लिए लायक बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कायिक प्रवस्था याद रखना है। ठीक है, कायिक प्रवस्था या किशोर प्रवस्था। कायिक प्रवस्था पादपों के केस में ये होती है, मतलब पौधों के केस में। जैसे पौधे जब जनन के लिए लायक बनेंगे, यानी कायिक प्रवस्था जो होती है उनमें, यानी जनन करने के लिए कितनी उन्हें मतलब उन्हें डेवलप करने के लिए कितना टाइम लग रहा है एक्चुअली में इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कायिक प्रवस्था होती है जो कि आप देख सकते हैं पादपों में इसको कायिक प्रवस्था बोलते हैं, और जीव है उनमें किशोर प्रवस्था इसको बोल सकते हैं। तो इसको आपको दोनों को याद रखना है। ठीक है, अब ये अलग अलग जीवों में अलग अलग हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया ह्यूमन के केस में ये जैसे नर में होती है 12 से 16 साल के बीच में। ठीक है, और जो होती है मादा में देखें तो वो 10 से 12 साल के बीच में होती है। ठीक है, देखिए जनन प्रवस्था हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। जब किशोरावस्था का टाइम पूरा हो जाएगा उसके बाद जनन प्रवस्था प्रारंभ होती है। ठीक है, यहाँ पर देख भी सकते हैं आप, यह प्रवस्था जीव में कायिक प्रवस्था के बाद शुरू होती है। इस प्रवस्था में पहुंचते ही जीव शरीर जनन योग्य हो जाता है। तो इस प्रवस्था में जैसे ही पहुंचेगा, जैसे ही वो उस आयु को पूर्ण कर लेगा जब वो जनन के सक्षम है, तो इस प्रवस्था में मतलब पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस प्रवस्था में जैसे ही पहुंचेगा वो जनन के सक्षम हो जाएगा। अर्थात जीवन की व्यवस्था जिसमें जीव जनन हेतु सक्षम हो जाता है उसे जनन प्रवस्था कहते हैं। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए जनन प्रवस्था का मैं बता दूं आपको, जो पादपों में जो पुष्पों का आना है उससे ही हम जनन प्रवस्था का संकेत मानते हैं। आप देखेंगे कि जो पादप हैं उनमें पुष्प आते हैं, पौधों में पुष्प आते हैं, और पौधों में पुष्पों का आना ही जनन प्रवस्था का संकेत होता है। ठीक है, क्योंकि जो पुष्प है वही तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, उसी के द्वारा जनन होता है पादपों में। ठीक है, तो ये आप इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। देखिए अब ह्यूमन के केस में या अन्य केस में आप बोलेंगे जनन प्रवस्था के, मैंने आपको बता ही दिया है कि जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण है वो डेवलप होने लगते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि ये जनन के योग्य हो चुके हैं ये जीव। ठीक है, तो इनको हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अब देखिए एनसीईआरटी में बांस के पुष्पन के बारे में बताया गया है कि जो देखिए अब ऐसा तो है नहीं कि सभी पौधों के में जो पुष्पन होता है वो एक जैसा हो, ऐसा नहीं है। तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है बांस में पुष्पन। तो बांस में जो पुष्पन होता है वो 50 से 100 वर्षों के बाद होता है, हर 50 से 100 वर्षों के बाद। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम में ये जो पुष्पन होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो बांस है वो बहुत ही लंबे समय बाद, यानी कि 50 से 100 वर्षों के बाद जनन अवस्था में पहुंचते हैं। ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, एनसीईआरटी में दिया गया है। और देखिए कई पुष्प जो मतलब कई जो पादप होते हैं
वो बहुवार्षिक होते हैं, यानी कि साल भर फूलते रहते हैं, और कुछ होते हैं कुछ महीनों तक फूलेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप वो फलों का निर्माण करेंगे, बीज का निर्माण करेंगे, उसके बाद वो समाप्त हो जाएंगे। लेकिन कुछ होते हैं द्विवार्षिक होते हैं, 2 साल में उस निश्चित समय में ही वो क्या करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं, मतलब उसमें पुष्पन होता है। लेकिन जो बांस के केस में बोले तो 50 से 100 वर्षों के बाद ये पुष्पन करते हैं, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, पूरे जीवन काल में, ठीक है। उसके बाद देखिए स्ट्रोबोलेंथिस कुंथियाना का एग्जाम्पल भी आपको दिया गया है, जिसे नीलाकुरांजी बोलते हैं। इसमें 12 वर्षों बाद, हर 12 वर्षों बाद इसमें नीले रंग के पुष्प खिलते हैं, ठीक है। ये सितंबर 2006 में खिले थे, और हालांकि 2018 में भी ये खिले थे। एनसीईआरटी में 2006 का दिया गया है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और ये केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है इनका, तो इसको देखने के लिए सैलानी भी वहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो इसको भी साथ में याद रखना है। अब देखिए जनन प्रवस्था के अंतर्गत अब हमें देखना है जो प्लासेंटल फीमेल्स होती हैं, यानी कि अपरस्तनी मादा होती हैं, उनके अंडाशय में क्या क्या परिवर्तन होते हैं जैसे ही जनन प्रवस्था में वो आते हैं। तो देखिए अपरस्तनी यानी प्लासेंटल जो मैमल्स होते हैं उनमें देखिए ऋतुस्राव चक्र और जो मध चक्र है, जो सामान्य सी प्रक्रिया है, ये देखी जाती हैं। हालांकि ऋतुस्राव चक्र, मध चक्र को हम आपके चैप्टर नंबर 4 में डिटेल में डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में डिस्कस करेंगे। हालांकि अभी हम इसको देख लेते हैं ये होता क्या है। देखिए ऋतुस्राव चक्र एक साइकिल होता है, एक चक्र होता है, जो कि प्राइमेट स्तनधारियों में हार्मोन में परिवर्तन होने से जनन के दौरान जो चक्र होता है, इसे ऐसे चक्र के परिवर्तन ये होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, ऋतुस्राव चक्र कहते हैं, ठीक है। ये चक्र मतलब ये साइक्लिक परिवर्तन है, जो कि जब उनमें जनन की परिपक्वता आ जाती है तो ये रेगुलरली होते रहते हैं, अंडाणुओं का निर्माण होता है, वो रिलीज होते हैं। इसे हम डिटेल में चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे और 3 में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये देखिए ऋतुस्राव चक्र पाया जाता है बंदर में, मनुष्य में और एप्स में, ठीक है, इनमें पाया जाता है। और जो मध चक्र है, देखिए मध चक्र जो है नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में अंडाशय की सक्रियता में चक्र तथा सहायक वाहिका और हार्मोन में परिवर्तन आने लगते हैं। इन परिवर्तनों को मध चक्र या ओस्टर साइकिल कहते हैं, ठीक है। ये आपको अभी याद रखना है। यदि आपको अभी समझ नहीं आ रहा है ये मध चक्र, तो इसको हम चैप्टर नंबर 4 में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये गाय, भेड़, चूहा, हिरण, कुत्ता, बिल्ली, चीता आदि में पाया जाता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अब देखिए हमारी लास्ट अवस्था है जीर्ण प्रवस्था या वृद्धावस्था। देखिए पहली थी किशोरावस्था, दूसरी थी जनन प्रवस्था, तीसरी है जीर्ण प्रवस्था या वृद्धावस्था। इस समय क्या होता है, प्रजनन आयु की समाप्ति हो जाती है और इसे हम वृद्धावस्था कहते हैं। शरीर में जीवन अवधि के अंतिम चरण में उपापचय क्रियाओं का मंद होना देखा जा सकता है, जिससे अंततः मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने लैंगिक जनन के अंतर्गत लैंगिक जनन की प्रवस्थाएं देखी, यानी कि जीवन अवधि की प्रवस्थाएं देखी, जिनमें हमने लैंगिक जनन प्रवस्था को भी देखा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि लैंगिक जनन जो है आपका एक निश्चित समय के बाद जीव परिपक्व होते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। तो क्लास 12 बायोलॉजी के सभी वीडियो आपको इसी प्रकार से चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था, और इस नोट को कैसे लेना है वो मैं लिंक यानी कि नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके थ्रू आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप इस नोट को भी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ऐसे ही सभी वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को जरूर से विजिट कीजिएगा। जो आपको प्लेलिस्ट अभी दिख रही है स्क्रीन पर, उसको आप जरूर से विजिट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक को देखेंगे।